आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली यहाँ पर शाम 5 बजे हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर आपका सॉल्व कराया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर आपका है। और जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आवाज़ आ रही है? चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए, आवाज़ आ रही है? चलिए, तो आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐप से भी जुड़ सकते हैं। दीपावली ऑफर दिया गया है जिसमें हर एक पीडीएफ में 10% डिस्काउंट भी दिया गया है, साथ में उसकी डेमो पीडीएफ भी है, स्टडी मटेरियल भी आपको है, यहाँ पर फ्री पीडीएफ भी आपको दिया गया है, फ्री टेस्ट भी आपको दी गई है। ठीक है ना? तो आप हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। वहां पर देव जी के कोड यूज करके 10% डिस्काउंट और भी आप लोग पा सकते हैं। दीपावली ऑफर चल रहा है, हर एक पीडीएफ में 10% और भी आपका यहाँ पर डिस्काउंट होगा। ठीक है ना? और यहाँ पर देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो ग्रामीण प्रवेश वाले स्टूडेंट के लिए एक फायदा और भी है कि हमारी पीडीएफ परचेज करने के लिए आपको 6 सॉल्व पेपर और फ्री में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, 6 सॉल्व पेपर और भी आपको मिल रहे हैं, तो उसके साथ साथ 6 सॉल्व पेपर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पहला नंबर। थोड़ा सा आज अच्छे क्वेश्चन भी हैं और थोड़ा सी स्पीड में भी रहना है। चलिए, क्वेश्चन दिया है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? हमेशा से पूछे जाने वाला, और यहाँ पर आप सभी को भी यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, है ना? क्योंकि यहाँ पर 3 बेर ये हैं और 3 बेर आपके हैं, दोनों को ही आपके अलग अलग अर्थ आपके निकलेंगे। मतलब आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यमक अलंकार आपका जवाब राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आईएमपी इस क्वेश्चन को नोट करिएगा कि यहाँ पर प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो चलिए, काफी लोग यहाँ पर जवाब दे चुके हैं और आराम भी कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा सी, मंगलसूत्र, है ना? ये मंगलसूत्र के बिना सब कुछ काम अधूरा है, तो इससे याद रखिए प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर मंगलसूत्र हो जाएगा। कुछ लोग जवाब यहाँ पर दे रहे हैं ए नंबर नहीं, यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वीर गाथा काल का कवि नहीं है, इनमें से बताइए। कह रहा है वीर गाथा काल का कवि नहीं है, और काफी लोग यहाँ पर नहीं का ध्यान नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से इस प्रश्न का जवाब आपने गलत दे दिया है। यहाँ पर देखो, नहीं शब्द दिया है, तभी कहते हैं इतनी भी स्पीड में गाड़ी मत चलाइए कि बाउंस हो जाए। ठीक है ना? यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर बी, नामदेव। जो नामदेव हैं ये आपकी वीर गाथा काल के नहीं है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, मतलब हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? चलिए, 4 का जवाब यहाँ पर है 14 सितंबर, है ना? बिल्कुल जवाब सही है, क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी को संविधान सभा ने स्वीकार किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपसे पूछा गया है, अघोष। तो देखिए, अघोष वर्ण होते हैं किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका होता है, और साथ में क्या होता है? ये जो आपका सा होता है, ये भी अघोष में आता है। शेष बच्चे जो भी आपके होते हैं, स्वर वगैरह, और आपके तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपके क्या होते हैं, जिन्हें घोष या सघोष कहते हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा? 5 में ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये जो आपका है अघोष में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुनासिक का संबंध किससे है? अनुनासिक का जो संबंध है किससे है? तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर। मतलब अनुनासिक जो आपका हो जाएगा, इसका संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है ना? नाक और मुंह से दोनों से होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? चलिए, यहाँ पर दिया गया है निदर्शन, और निदर्शन जो आपका सही है कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर ये पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया, है ना? फिर इसके बाद देखा जाए तो निदर्शन यहाँ पर सही है, और लास्ट वाला भी आपका सही है। मतलब इसमें से आपके ऑप्शन बनेंगे बी और डी, क्योंकि सेम सेम ऑप्शन लिखे गए हैं। यहाँ पर बी और डी आपके हो जाएंगे, निदर्शन और आपका निदर्शन। क्लियर है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर दिया है सच्चिदानंद, और जिनके भी क्वेश्चन गलती होते जाए तो ईमानदारी से नोट करते जाइएगा, कौन करते जाइएगा, कितने आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, शुद्ध वर्तनी दिया है, सच्चिदानंद किस प्रकार से लिखते हैं? 8 का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, बी नंबर पहले से ऑलरेडी से काफी लोगों ने कमेंट कर दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या बताना है? चलिए, यहाँ पर देखो अर्थ बताइएगा, इसका जवाब क्या बनेगा? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या सही दे सकते हैं। नया क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन फिर भी आप लोग समझिएगा कि सही क्या बन जाएगा। कोई दूर घाट का तो कोई वीर घाट का, मतलब इनका तालमेल मिल नहीं रहा है। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर भी हो जाएगा तालमेल ना होना। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दिया गया है, थाली का बैंगन से तात्पर्य क्या होता है?
थाली का बैंगन से तात्पर्य क्या होता है, एक थाली में अगर बैंगन रख देंगे तो ये बैंगन इधर भी आ जाएगा, इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है, मतलब इसका कोई स्थायी जीवन नहीं है, कभी भी बाजी पलट सकता है, मतलब ये अपना पक्ष बदल सकता है। कुल मिला के यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या, सिद्धांतहीन व्यक्ति या पक्ष बदलने वाला, क्योंकि कभी भी अपना पक्ष बदल सकता है। क्लियर है ना, और ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। देखो यहाँ पर दिया है तुम अपनी कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक, क्या, अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो। यहाँ पर अपनी का प्रयोग करना चाहिए था, जो कि यहाँ पर जो आपका है गलती आपके बी वाले ही पार्ट में हो चुकी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध रूप का चयन करना है। यहाँ पर एक फल है और फल को काटना है फिर बच्चे को खिलाना है। तो चलिए यहाँ पर 12 नंबर में क्या जवाब हो जाएगा, बच्चे, यहाँ पर दिया शुद्ध रूप, तो बच्चे को फल काट कर खिलाओ, है ना। काफी लोग जवाब भी दे रहे हैं, तो देखते हैं। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, क्या होगा, बच्चे को ही काट दोगे तो भैया ये बताइए फल किसको खिलाओगे। जब बच्चे को ही काट दोगे तो फल किसको खिलाओगे, पड़ोसी वाले को। तो यहाँ पर दिया है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो ऑप्शन सी आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो वर्णों के मेल से क्या होता है। चलिए, दो वर्णों के मेल से, जब दो वर्ण मिलते हैं, वर्ण जैसे देखा जाए तो आपके क्या होता है, विद्यालय होता है ना। क्या होता है, विद्यालय, विद्या धनालय। तो यहाँ पर आपका ये वर्ण होगा, ये वर्ण हो गया तो संधि हो गई। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 13 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पवित्र का संविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए, पवित्र का संविच्छेद पूछा गया है, और पवित्र जो कि आपकी अयादी संधि में है। अब इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा पोधन इत्र। क्या, पोधन इत्र, जो कि आपका जवाब कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। चलिए, आवा प्रत्यय नहीं है, तो देखिए 15 नंबर में यहाँ पर दिया गया है आपका, यहाँ पर दिखावा, है ना, फिर चढ़ावा, फिर आवा, फिर आपका भूलावा। अभी बताइए किसमें नहीं है। तो चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 15 नंबर में सी नंबर, मतलब पूरा जब आवा ही मतलब कह सकते हैं प्रत्यय हो जाएगा, तो कोई ना कोई मूल शब्द तो बचना चाहिए ना। बिना मूल शब्द के कोई प्रत्यय नहीं हो सकता है, इसमें कोई मूल शब्द नहीं बच रहा है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द आपका कौन सा है। ऐसा बताना है जिसमें उपसर्ग ना हो। तो देखो, यहाँ पर सु है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर अति है, लेकिन सुरेश में अगर आप सु निकाल बोलोगे, सु निकाल लोगे तो ये वाला रेस का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि रेस इस प्रकार से होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और कैसा एक सार्थक शब्द निकालते हैं, है ना, सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन बनेगा बी, समास कहते हैं। क्या, समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज नहीं है तो दिया गया है ढिवरी, पगड़ी, ढोर और आपका पुष्कर। तो अब ये बताइए कौन सा नहीं है देशज। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी, पुष्कर। ये पुष्कर कैसा शब्द है, तो काफी शेरनी ने जवाब दे भी दिया है कि ये है आपका कैसा, तत्सम शब्द है। कैसा है, ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव होता है क्या, तो यहाँ पर आपका तालाब जैसे होता है ना, सरोवर, या कह सकते हैं जिसे पोखर बोलते हैं, पोखर का ये तत्सम होता है पुष्कर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा दिया गया है, जैसे बोलते हो तो क्या बोलते हैं, बच्चा बुढ़ापा आ गया है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बनेगी। अगला क्वेश्चन दिया है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। चलिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो यहाँ पर अधिकरण में मैं पर क्या होता है, विभक्ति रट लीजिएगा, विभक्ति में होगा अधिकरण में मैं पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है। दही कैसा है या कैसी है। तो आप कहोगे कि सर दही कैसा है, खट्टा है या मीठा है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, दही यहाँ पर आपका हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो चलिए 22 वाले में जवाब दीजिए। 22 वाले में ये 22 को ऑप्शन आप लोग क्या लॉक करोगे। चलिए 22 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। चलिए बी नंबर आ रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर आपका सी नंबर, बट इसका जवाब सी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ये 4 प्रकार होते हैं। ये 4 प्रकार कौन होते हैं, एक होता है आपका क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, और चौथा होता है विस्मयात बोधक। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा लॉक करेंगे, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देना है, क्रिया विशेषण कौन सा है, तेज है, पहला है, बुद्धिमान है या मीठा है। तो 23 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी, लेकिन याद रखिएगा मीठा शब्द क्या है, विशेषण होगा क्या,
मीठा का होता है मिठास, क्या अगर विशेषण बनाना था तो इसे मिठास बोलते तब आप बना सकते थे। यहाँ पर जो तेज है ये क्रिया विशेषण जो आपका है, ये तेज जो आपका दिया है, जिससे क्या वह तेज दौड़ता है, वो तेज रोता है, पानी बरसता है, ये क्या होता है ना दौड़ता है, इसमें तेज शब्द जो आपका ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दामिनी का पर्यायवाची है। देखो दामिनी के पर्यायवाची की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका दिया है कौन सा, वर्षा, और यहाँ पर आपका दिया है क्या, नीरद दिया गया है, यहाँ पर बादल और आपका विद्युत। लेकिन आपसे पूछा है दामिनी तो 24 का ऑप्शन बनेगा डी, विद्युत हो जाएगा। किसे बोलते हैं, विद्युत को बोलते हैं, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर। क्लियर है। अगला है नागर का पर्यायवाची। नागर बोलते हैं नागर कि हमारा बेटवा बहुत नागर है, मतलब कह सकते हैं बहुत चतुर है ना। गुनागर सामने आप सुना होगा, गांव में एक शब्द होते हैं कि हमारा लड़का बहुत गुनागर है। गुनागर मतलब होता है कि कुछ उसमें अच्छाइयां हैं, कैसी, बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है ना, ऐसे शब्द बोल सकते हैं ना। बहुत कह सकते हैं कि बुद्धिमान है, बहुत निपुण है, तो क्या जवाब हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश में जो दिया है अपने देश के बारे में दिया है, देश की कल्चर के बारे में दिया है कि प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज की होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्र के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती है वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है ना। और देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने की प्रेरित करती है कि अन्याय से दुर्बलों की रक्षा, अनौचित्य का निवारण करें, धर्म पर स्थित रहें और न्याय के लिए लड़ें। किसमें, धर्म के लिए स्थित रहें और न्याय के लिए लड़ें। समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दें। अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा न दे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर शीर्ष में जो गद्यांश इसका शीर्षक क्या है। तो चलिए अगर आपने पूरे गद्यांश को सही से पढ़ा है तो इसका अर्थ बताइए 26 नंबर में। आज आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आज हम बाद में बताएंगे, आप पहले बताएंगे। तो चलिए 26 नंबर में यहाँ पर पूछा है कि गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय महत्व, कुछ दे रहे हैं राष्ट्राभिमान और कुछ दे रहे हैं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी नंबर, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। अगला दिया गया है पराधीन राष्ट्र खो बैठता है। क्या वो खो बैठता है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो अपन अपनी समृद्धि, क्या अपनी समृद्धि खो देता है। अगला है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है। तो देखो गद्यांश में क्या क्या मिला है, गद्यांश में उत्कर्ष मिला, उत्सर्ग मिला है, भक्ति मिला है, हानि मिला है, लेकिन अधर्म शब्द नहीं मिला है। क्या यहाँ पर अधर्म शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं मिला है, अधर्म नहीं बोला गया है गद्यांश में, ठीक है। अगला दिया गया है कि प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में मके अभिमान होता है, मतलब मन में यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में क्या होता है, तो देश के प्रति क्या हो जाएगा, देश के कह सकते हैं अभिमान होता है। तो देश की समृद्धि के लिए, देश की सुख शांति के लिए, देश की भाषा के लिए, देश की महत्ता के लिए। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, प्रत्येक राष्ट्राभिमान के हृदय में मके अभिमान होता है। यहाँ पर देखो देश की समृद्धि यहाँ पर कर सकते हैं, देश की सुख शांति दिया गया है, देश की भाषा तो आपका नहीं, यहाँ पर कुछ तो डाउट आपका है, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्योंकि समृद्धि के बारे में तो आपका है ही, है ना, देश की समृद्धि के बारे में है, देश के अभिमान के बारे में है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर नहीं शब्द लगा देता तो देश का ऑप्शन सी हो जाता, देश की भाषा के लिए यहाँ पर बोला नहीं गया है, ठीक है ना। इसमें डाउट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप ए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि समृद्धि के बारे में बोला गया था। अगला है देशभक्ति प्रेरित करती है। देशभक्ति जो प्रेरित करते हैं किसके लिए, तो ये प्रेरित करते हैं औचित्य का निवारण करने के लिए। क्या, अनौचित्य का निवारण करने के लिए देशभक्ति प्रेरित करती है। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया है पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 31 नंबर में, पाश्चात्य का विलोम क्या होता है। पाश्चात्य का विलोम यहाँ पर आपको देना है और जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पौर्वात्य हो जाएगा। क्या, पाश्चात्य का विलोम होता है, पौर्वात्य होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव का विलोम पूछा गया है, मानव का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए याद रखिए, इस दुनिया में मानव से बड़ा खराब चीज कोई नहीं है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी, ना ही कोई जंतु, ना ही कोई कोबरा, ना ही कोई डॉल्फिन, ना ही कोई जीव जंतु।
क्योंकि मनुष्य ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े जानवर, बड़े से बड़े चीज को परास्त कर सकता है। इस कारण याद रखिए, मानव क्या होता है? एक दानव होता है। मानव का विलोम क्या हो जाएगा? दानव। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ये नंबर। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं राक्षस, राक्षस नहीं लगाइए, दानव लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, बिना घर का वाक्य के लिए एक शब्द बताइएगा। चलिए, बिना घर का वाक्य के लिए एक शब्द बताइएगा। जो बिना घर के होता है उसे बोलते हैं क्या? अनिकेत बोलते हैं। क्या? अनिकेत बोलते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि मृत्यु मनुष्य को असुंदर ही नहीं भी मानता है। मतलब दिया है, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा 34 में, वो डी भरा जाएगा कि मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र मानता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। अब आपके पास दिया गया है जब और आपका तब। हमने बताया जब, जिसको, जैसे। अगर ऐसे शब्द आपको मिलते हैं जैसे रिलेटेड, वो हमेशा आपके मिश्र वाक्य में मिलेगा। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका सी मिश्र वाक्य मिलेगा। याद रखिएगा, जब एक दूसरे में संबंध प्रतीत हो रहा हो, है ना, जब एक दूसरे का संबंध हो, वहां पर आपका मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? तो 36 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका जवाब आ गया है, यहां पर आपका विस्मय। विस्मय की बात करते हैं तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है बी, आपकी अद्भुत रस का होता है। क्या? अद्भुत रस का। हास्य का तो आप लोग जानते हैं, हास्य होता है। शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है। और विभत्स का यहां पर भाव होगा। विभत्स का जो होता है क्या होता है? तो घृणा होता है। अगला दिया है कि भरत मुनि ने रस सूत्र में किस रस का उल्लेख नहीं किया है? चलिए बताइएगा कि भरत मुनि ने रस सूत्र में किस रस का उल्लेख नहीं किया है। यहाँ पर 37 नंबर का जवाब देना है। 37 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा बी, शांत रस को इन्होंने ऐड नहीं किया है, इसलिए भरत मुनि ने मात्र 8 रस को ही माना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? चलिए यहां पर बताइए, छंद का सर्वश्रेष्ठ जो उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये मिलेगा आपके कहां पर? ऋग्वेद में। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यथाशक्ति में जो समास है कौन सा है? यथाशक्ति में समास बताना है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिएगा, धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाते चलिए, लाइक शेयर को भी बढ़ाते चलें, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। यथाशक्ति, यहाँ पर यथा क्या है? एक अव्यय है। जब कभी भी शब्द में क्या अव्यय के रूप में कोई होता है अर्थात तो यहाँ पर उपसर्ग निकल आए, और जब उपसर्ग निकलता है तो अव्ययी भाव होता है, और जब इसमें प्रत्यय निकाला जाए मेन महत्व, तो आपका यहाँ पर तत्पुरुष। तो यहाँ पर आपका यथा क्या है? अव्ययी, है ना। अगला दिया गया है कि कीर्ति कथा किस भाषा की है? कीर्ति कथा किस भाषा में है? तो ये है आपके अव्वाहट भाषा में। किस में? अव्वाहट भाषा में है। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 40 प्रश्न हो गए, और इस 40 प्रश्न में आज अगर आप देखा जाए तो 38-39 तक आपका शेयर कर दीजिए सब लोग, ठीक है। सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा।